हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाना तय है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, पीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी वन डे एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो ये टॉपिक है अभी एक इम्पॉर्टेंट रोल भी अदा करता है, क्योंकि जब से साइट डिस्कवर हुई सिनोली, आप लोगों ने शायद मनोज वाजपेयी की जो डॉक्यूमेंट्री है आपने शायद देखी भी होगी, सीक्रेट ऑफ सिनोली, क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस हमको उसमें मिलते हैं जो कि बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी डिस्कवरीज थी उसको डिनाई करने की काम करते हैं। हो सकता है कि भारत में एक ही समय पे दो पैरेलल सिविलाइजेशन यहाँ पे चल रहे होंगे। तो आइए हम वो सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आज के क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट से आप उसे ले सकते हैं। आज हमें बात करनी है सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको कंटेंट्स मिल जाएगा। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो उसका पहला रीजन ये है कि जो सिविलाइजेशन है ये आपको इंडस रिवर के किनारे मिलती है। सिंधु नदी के किनारे ही आसपास में जो है, इस रीजन को फाइंड आउट किया गया था। जनरली पहले जो सिविलाइजेशन होती थी, पहले क्यों, आज भी अगर हम बात करते, जैसे कि अब बात करें यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होती है जहां पे इंसान की बेसिक नीड फुलफिल होती है। फॉर एग्जांपल, पीने के लिए पानी हो, अच्छी जमीन हो जिसमें हम फार्मिंग कर सकें, जिससे ग्रेन प्रोड्यूस हो सके और हमारी जरूरतमंद की जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस हो सके और हमारा जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो इसलिए आज भी बनारस के आसपास या यूपी का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो गंगा के दोआब रीजन में आता है, गंगा यमुना दोआब रीजन में आता है। वहां पे रिवर्स हैं, जब नदियां बहती हैं और अपने साथ बहकर सॉइल लेकर आती हैं, और वो जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्यूबल सॉइल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। और वो एल्यूबल सॉइल आपको कहाँ पे मिलती है? नदियों के आसपास के रीजन में ही आपको वो मिट्टी देखने को मिलती है, जहां पर आप इजिली फार्मिंग कर सकते हो। तो एक रीजन ये माना जाता है कि जो भी सिविलाइजेशन डेवलप होती है वो आपको नदियों के किनारे मिलती हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके भी जो शहर डिस्कवर किए गए हैं वो सिंधु नदी वैली में डिस्कवर किए गए हैं, इसलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इतिहासकारों का मत अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? कुछ लोग इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। रीजन इज दैट क्योंकि जब इस पूरे एरिया को डिस्कवर किया जा रहा था तो पहला जो शहर या पहला जो सिटी डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम हमने क्या रख दिया? हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया। साथ ही साथ कुछ इतिहासकारों का मत कुछ और भी है, इसको हम ब्रोंज एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो इसके पहले के लोग थे वो कॉपर का यूज करना जान चुके थे। जब हम कॉपर का यूज कर रहे थे तो इन्होंने कॉपर में टिन को मिला दिया, और कॉपर और टिन को मिलाने के बाद इन्होंने कांसा मतलब ब्रोंज मेटल को डिस्कवर किया, ब्रोंज जो अलॉय है उसको बनाया। ठीक है, तो ये लोग ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। तो कॉपर युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है, तो इसको ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग आपको यहाँ पे लोगों के मत देखने को मिलते हैं इस सिविलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा रिवर का रीजन है, ये पूरा आपका इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, उसका रीजन आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये वही रीजन है। यहाँ पे वो पांच नदियां बहती हैं जो कि पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में मिल रही हैं। यहाँ पर आपको खैबर पास दिख रहा है। ऐसा बोला जाता है कि इसी खैबर पास से आर्यंस जो थे वो भारत आए थे। अभी हम देखेंगे उनके बारे में भी। क्लियर है? तो आइए इसी सिविलाइजेशन के बारे में आज हमें बात करनी है। कहाँ से कौन सा चीज़ हमको फाइंड आउट होता है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी मैप देखा तो ये जो हिस्सा आता है ये आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट, है ना। उत्तर पश्चिम जो हिस्सा होता है आपको, यहाँ पर इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। और आज से लगभग 2500 बीसी जो है उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है या जो भी बातें यहाँ पर है, इसकी जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो हमें मिल तो गए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अभी तक इनकी लैंग्वेज को हमें नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि लोग लिखते कैसे थे? पहली लाइन को इस तरीके से लिखते थे और दूसरी लाइन को इस तरीके से लिखते थे। जो भी इनके सिंबल्स थे वो अभी तक हमको मिल तो गए हैं लेकिन हमने उन्हें पढ़ा नहीं है। इनकी जो लैंग्वेज थी कम्युनिकेशन की वो पिक्टोग्राफ थी, मतलब डायग्राम्स के माध्यम से जो है वो अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को कन्वे किया करते थे। तो इनकी जो भी चीज़ें हैं अभी तक हम उनको नहीं समझ पाए हैं।
ठीक है, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो कई सारे जो पैरेलल सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ चल रहे थे, जैसे कि इजिप्ट का सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया है, चाइना का सिविलाइजेशन है। ये सभी जो है वो भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल चल रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप कोई है तो भारत का ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसकी डिस्कवरी जो है वो जॉन मार्शल के रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि उस समय जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसके हेड जो थे वो जॉन मार्शल थे, तो उनके रिप्रेजेंटेशन में 1921 में जो है हड़प्पन और मोहनजोदड़ो दो सिटीज़ को डिस्कवर किया गया था। अभी हम देखेंगे किसने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 3300 बीसी के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन इसका जो मैच्योर पीरियड था, जब वो बिल्कुल अपने पीक पे चल रही थी, पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी, तो मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड 2600 बीसी से 1900 बीसी के आसपास के जाना जाता है। अगर हम हड़प्पन के पहले की बात करते हैं तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हमको सबसे पहला शहर मिलता है वो मेहरगढ़ मिलता है, जो कि पाकिस्तान में आता है। ठीक है, मेहरगढ़ ही फर्स्ट एविडेंस जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के हमको देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉर्नर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो नॉर्थ में आता है मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट में तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, साउथ में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा, और वेस्ट में सुख्ता कांडेगोट, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये चारों जो है इसकी पीक से अब जो इसके कॉर्नर्स कहलाते हैं। बेसिकली ये तो दिखाने के लिए आपको चारों डायरेक्शन में बना दिया है मैंने। ये जो था एक तरीके से ट्रायंगुलर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिलता है, और 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा एरिया जो है वो फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, रंगपुर हो, बनावली हो या राखीगढ़ी हो, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? क्या ये इक्वेटर के आसपास के लोग थे? क्या ये मिडिल ईस्ट से आए थे? या फिर ये प्रोटोस्टोलाइट थे, मंगोलाइट थे? कौन थे ये लोग? आज तक इस बात पे अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, तो इनका एक्चुअल ओरिजिन अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है कि ये लोग कहाँ से आए थे। तो आइए हम बातें करते हैं एक एक करके कि हमको इन जो इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ थी वहाँ से हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की, क्योंकि पहला सिटी तो यही डिस्कवर हुआ था, इसलिए तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हमने कहा है। तो हड़प्पा जो है वो 1921 में डिस्कवर किया गया था बाय दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम उठाइए, उसमें मिलता है, बताओ हड़प्पा की खोज किसने की? तो आंसर आ जाएगा दयाराम साहनी ने की 1921 में। किस नदी के किनारे मिलता है? तो रावी रिवर के किनारे, रावी नदी के किनारे जो है वो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलता है, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमेट्री डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब यहाँ से हमको क्या क्या मिला? तो हड़प्पा से पहली चीज है तो यहाँ पे जो घर बनाते थे ये लोग, तो ब्रिक्स का यूज करते थे, मतलब ब्रिक्स बनाना चाहते थे। मड जो होती है ना, मिट्टी, कीचड़ बोल सकते हो, तो उससे ये लोग ब्रिक्स बना लेते थे, ईंट बना लेते थे। तो इन्होंने ईंट से बने हुए घर के साक्ष्य हमको मिलते हैं। साथ ही साथ जैसे कि घर है, घर के बाहर क्या होता है? एक चबूतरा होता है जिसपे अपन इवनिंग में बैठते हैं, आंगन बोलते हैं। तो इनका जो चबूतरे थे ना वो कैसे थे? वृत्ताकार थे, मतलब गोल थे। तो हमको वृत्ताकार चबूतरे जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े ग्रेनरीज, जो अन्नागार जहाँ पे फूड को स्टोर कर सकते थे, तो ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमको R37 जो कब्रिस्तान या ग्रेव यार्ड है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ के जो फीमेल्स और मेल्स दोनों थे वो सजने का, संवरने का बड़े शौकीन थे। तो काजल होता है, काजल लगाती हैं गर्ल्स, तो काजल की डिब्बी जो है वो हमको हड़प्पा से मिलती है। ब्रोंज का मिरर, कांसे का दर्पण, ब्रोंज का मिरर भी हमको जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलता है। और जो डोंकी है, गधा, डोंकी के साक्ष्य भी हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती हैं, जब इसकी डिस्कवरी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलो अगली बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी बहुत डेवलप सिटी मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसकी डिस्कवरी 1922 में हुई थी, राखलदास बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। और ये भी जगह जो है वो पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में इंडस रिवर के किनारे जो है वो आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। माउंट ऑफ डेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, मृतकों का टीला इसे कहते हैं। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है?
तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है वो ब्रोंज की स्टैच्यू, ठीक है ना, एक लड़की का स्टैच्यू जो कि ब्रोंज का है, जो कि नाचती हुई है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है वो यहाँ से हमको देखने को मिलती है, जो सबसे अच्छा एविडेंस माना जाता है। एक बहुत बड़ा अन्नागार मतलब ग्रेनरी और द ग्रेट बाथ हमको मिलता है, विशाल स्नानागार और अन्नागार हमको देखने को मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ है ये पब्लिक है, और जब कोई भी रिचुअल्स होते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे लोग नहाया करते थे। तो विशाल अन्नागार और स्नानागार हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। हमको कुछ सील मिलती हैं और उस सील में पशुपतिनाथ का स्टैचू है, मतलब ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा वगैरह भी किया करते थे। तो पशुपति महादेव की मोहर देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको निटिंग फैब्रिक मिलता है, कॉटन के कपड़े, क्योंकि ये लोग ऊन जो वूल होता है और कॉटन होता है उसका यूज करना जानते थे और उसके कपड़े भी बनाते थे। तो ऊन के कपड़े और कॉटन के कपड़े के एविडेंस भी हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं, ठीक है। चांदी, सिल्वर की अंगूठी यहाँ से मिलती है, एक रिंग मिलती है जो कि सिल्वर से बनी हुई है, ठीक है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, एक स्टैच्यू स्टोन स्कल्पचर मिलता है जो जिसमें मैन है और उसके ब्रेड है, मतलब अब दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति भी कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से हमको मिलती है, ठीक है। चलो अगली बात कर लेते हैं। अगला जो हमको शहर मिलता है वो है सुतकानपुर, ठीक है। ये भी आपको कहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान बलूचिस्तान रीजन में चला जाएगा, बिल्कुल वेस्टर्न साइड में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। दासत रिवर के किनारे आपको देखो, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सिटी किस रिवर के किनारे हमको मिली है। तो दासत नदी के किनारे बलूचिस्तान में हमको ये जगह मिली है, 1929 में स्टीन ने इसको डेवलप किया है। बेसिकली ये जो जगह है ये एक ट्रेड सेंटर हुआ करती थी कि भारत और मिडिल ईस्ट के लोग, अरेबियन कंट्रीज या मेसोपोटामिया बेबीलोन के लोग जो हैं वो किस तरीके से ट्रेड करें, किस तरीके से व्यापार करें। तो बीच में जो ट्रेड सेंटर है वो इसे माना जाता है। तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में ट्रेड सेंटर जो है वो सुतकांडिकोर को माना जाता है। तो ये बेसिकली ट्रेड सेंटर की तरह काम करता है। चलो अगली बात करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं चौहदड़ों के बारे में। चौहदड़ों की जो खोज है वो 1931 में एनसी मजूमदार ने की थी। ये जो रीजन है वो भी आपको सिंध प्रोविजन में दिखता है, इंडस रिवर के किनारे, बिल्कुल वेस्टर्न साइड में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, लिपस्टिक के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीमेल्स थी उनको सजने का बड़ा शौक था। तो लिपस्टिक के एविडेंस हमको चौहदड़ों से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मनकी बनाने की शॉप्स होती है, बेड शॉप्स होती है, वो हमको यहाँ से मिलती हैं। यहाँ से हमको एक सील मिलती है जिसमें 2 फिशेज हैं, है ना। तो मतलब ये मछलियों के बारे में भी जानते थे। जब ये लोग टाइम पास करना होता था तो क्या करते थे, टाइम पास करने के लिए ये लोग फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे। इसके अलावा जो ताश का खेल होता है, ताश का खेल खेला करते थे, चॉपर खेला करते थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे गेम्स वगैरह भी ये लोग खेला करते थे और उससे अपना टाइम पास करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, एक डॉग है जो कैट को चेस कर रहा है, वो भी हमको इन्फॉर्मेशन चौहदड़ों से मिलती है। ये लोग बहुत सारे एनिमल से अवेयर थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमको ये मिलती है कि ये लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन बाद में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम अभी खोज कर ही रहे थे, डिस्कवरी हो ही रही थी, तो जो हमारा सुटकोट्टा है वहाँ से जो है वो हॉर्स के जो बोन्स हैं उसके एविडेंस भी मिल ही जाते हैं। सो आगे बात करते हैं। अगला जो हमें मिलता है वो कालीबंगा। तो कालीबंगा यहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, काली ब्लैक चूड़ियाँ, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी घोष ने की थी 1953 में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा देखने को मिलता है, ठीक है। अब फसल लगाई है आपने, कल्टीवेशन किया है, उसको काटना है आपको, तो आप क्या करोगे, प्लॉ यूज करोगे। तो लकड़ी का हल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊंट की हड्डियां मिलती हैं, मतलब कैमल से भी ये लोग परिचित थे। यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, मतलब ये लोग यज्ञ पूजा पाठ पे बिलीव करते थे। तो ये सारी चीजें हमको कालीबंगन से देखने को मिल रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब एक खेत है जिसमें कल्टीवेशन किया गया होगा, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई जमीन है उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करना, तो आप रोटेशन में क्या करोगे, फार्मिंग करोगे, फसलों का चक्रण बनाते हो, है ना।
तो यहाँ पे भी आपको साक्ष्य मिलते हैं कि एक लैंड पे एक ही समय में मतलब अलग अलग जो है वो फार्मिंग की जाती थी, अलग अलग फसलों को लगाया जाता था। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिलते हैं कालीबंगा से। साथ ही साथ कि अर्थक्वेक आया था तो भूकंप के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, तो और अब आप जब ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये लोग जो थे वो ट्रेडिंग पे बहुत बिलीव करते थे, आपका मिडिल ईस्ट के साथ, बेबीलोन, इजिप्ट, मिस्र है ना, इन सब के साथ इन लोगों की ट्रेडिंग चलती थी। अब जब ट्रेडिंग करते हो तो बार्टरिंग सिस्टम भी चलता है। बार्टरिंग सिस्टम समझते हैं ना, कि 1 किलो आप मुझे वीट दे दो, उसके बदले 1 लीटर आप मुझसे मिल्क ले लो, तो ये बार्टरिंग सिस्टम होता है। तो बार्टरिंग सिस्टम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। लेकिन साथ ही साथ पैमाने जो होते हैं ना मेजरमेंट के लिए, तो मिट्टी का पैमाना, मतलब मिट्टी से बना हुआ जो मेजरमेंट टूल है, वो भी आपको कालीबंगा से देखने को मिल जाएगा। अब अगली बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल की डिस्कवरी आर राव ने 1953 में की थी, और एक डॉकयार्ड है, मतलब एक पोर्ट है, और यहाँ से ही अरेबियन सी के रास्ते जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ जो है, जो हमारी अरेबियन कंट्रीज है वहाँ के साथ व्यापार किया जाता था। लोथल जो जगह है वो आपको गुजरात में भोगवा नदी के किनारे देखने को मिलेगी। तो भोगवा रिवर के किनारे लोथल शहर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये लोग चेस गेम भी जानते थे, जैसे कहा मैंने फ्री टाइम पे लोग गेम वगैरह खेलते थे, पत्तों का गेम भी खेला करते थे। चेस गेम के साक्ष्य भी हमको लोथल से मिलते हैं। ठीक है, शतरंज खेलते थे। साथ ही साथ चावल की भूसी, मतलब राइस का कल्टीवेशन करते थे, राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती। अग्नि वेदिकाएं मिलती, मतलब यज्ञ वज्ञ करना तो ये लोग जानते थे। अब जैसे कि मैंने कहा कि कालीबंगा में आपको मिट्टी का पैमाना मिलता है, कि एक मिट्टी से बना हुआ मेजरमेंट टूल है। तो यहाँ पे लोग, आपको मैंने सिखाया है कि ये लोग जो हड्डी होती है, बोन्स होते हैं, बोन्स के भी ऑर्नामेंट्स बना लेते थे। जो हायर क्लास के लोग होते थे वो तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, उन सब के ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे वो यहाँ पे ब्रोंज के मेटल भी पहना करते थे, ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। साथ ही साथ जो हड्डियां होती थी, बोन्स, उनके ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। अब यहाँ पे लोथल में आपको जो बोन है, बोन का मेजरमेंट टूल मिलता है, मतलब हड्डी से बना हुआ जो पैमाना है वो आपको कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ एक सील भी मिली है जहां पे हॉर्स का एविडेंस लोथल में भी देखने को मिला है, लेकिन अभी भी उस पर लोग श्योर नहीं है। चलो अगली बात करते हैं बनावली के बारे में। अब बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आती है बनावली। इसकी डिस्कवरी आर.एस. बिस्ट ने की थी 1974 में। ठीक है, किसने की थी? आर.एस. बिस्ट ने 1974 में बनावली की डिस्कवरी की थी। यहाँ पे प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर के हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बारले, बारले मतलब जो, तो जो के एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। बेडेड शॉप मिलती है, मनके की दुकानें जो हैं वो बनावली में हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सड़कों पर बैलगाड़ी के जो निशान होते हैं ना, फुटप्रिंट्स, तो सड़कों पर बैलगाड़ी के फुटप्रिंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मिट्टी का पैमाना जो मिट्टी से बना हुआ मेजरमेंट टूल है वो हमको बनावली में भी देखने को मिलता है। चलो अगली बात कर लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है, इसकी डिस्कवरी आर.एस. बिस्ट ने 1985 में की थी। गुजरात के कच्छ के रण में जो है वो धौलावीरा देखने को मिलेगा। धौलावीरा बेसिकली प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है, जल निकासी सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे वाटर पूल के साक्ष्य भी हमको धौलावीरा में मिलते हैं। यहाँ पर एक स्टेडियम भी हमको मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पे एक हमको स्टेडियम भी देखने को मिलता है। हो सकता है वहाँ पे भी लोग कुछ खेलते वेलते होंगे तो स्टेडियम वगैरह बना के रखा होगा, तो धौलावीरा से हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगली जगह है आलमगीरपुर। आप बिल्कुल नॉर्थ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, उत्तर प्रदेश का एरिया, तो आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन रिवर के किनारे मिलती है। ये अपने तरीके की पहली साइट है जो गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसमें भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये हिस्सा है, तो वह उसी की तरह मिट्टी के जो पोट्रीज होती है ना, मिट्टी के जो बर्तन है, क्योंकि आप जब खाना बना रहे हो ग्रेन्स, तो ग्रेन को स्टोर करने के लिए आप पोट्रीज बनाओगे, तो ये लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाना बहुत अच्छे से जानते थे। तो मिट्टी के बर्तन, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो आपको आलमगीरपुर से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी बेसिकली भारत की सबसे बड़ी एग्जीबिशन साइट है भारत के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा हिस्सा राखीगढ़ी है। भगवान दास और सूरज दास ने जो है वो राखीगढ़ी की डिस्कवरी की थी, और ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में मिली थी, आपको घग्गर नदी के किनारे। बेसिकली राखीगढ़ी जो है वहाँ से आपको प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन दोनों कल्चर के जो एविडेंस है वो मिलते हैं। यहाँ पे कुछ सील मिलती हैं एक्सकवेशन के दौरान। साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर के
यूटेंसिल्स मिलते हैं, कॉपर के बर्तन मिलते हैं और कुछ ऑर्नामेंट्स भी राखी गढ़ी में देखे गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं रोपर के बारे में, तो रोपर जो है ये हमारी जो साइड है वो पंजाब में है, सतलज रिवर के पास पड़ती है रोपर, ठीक है, शिवालिक रेंज पंजाब में। अब जैसे कि मैंने आपको वुर्ज होम के बारे में बताया था कि वुर्ज होम में क्या होता था, वुर्ज होम में एक डॉग था और डॉग के साथ जो है वो इंसान को दफनाया गया था। तो वैसे ही रोपड़ में भी यही एविडेंस मिलता है कि एक डॉग और इंसान को साथ में दफनाया गया है। हो सकता है कि डॉग मतलब इंसान मर गया हो तो उसका डॉग उसका मतलब चहेता हो और उसके बाद उसका क्या होगा, तो हो सकता है साथ में उसको दफना दिया हो, जो भी रीज़न रहा होगा। तो ये एविडेंस भी हमको रोपड़ से मिलते हैं। यहाँ पे रॉ ब्रिक से बने हुए हाउसेज मिलते हैं, मड से बनी हुई दीवारें मिलती हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपर की एक्स, तावे की कुल्हाड़ी और कुछ सील जो है वो रोपड़ से हमको देखने को मिलती हैं। कच्ची ईंटों के मकान, फिर मिट्टी की बनी हुई दीवारें, मिट्टी के आभूषण, तांबे की कुल्हाड़ी और सील रोपड़ से हमको देखने को मिले हैं। अगली बात कर लेते हैं रंगपुर के बारे में। रंगपुर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है जो कि बैंक ऑफ द भादर रिवर से 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। रंगपुर की खोज आर राव ने 1954 में की थी। लोथल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे आपको रंगपुर साइट देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर इस पूरी साइट से हमको ये साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतलब लोथल में क्या हुआ था, बाढ़ आ गई थी, क्योंकि नदियां होती हैं, जब उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड हो जाती है और कई बार नदियां अपने रास्ते को बदल लेती है जिसके कारण भी फ्लड आ जाता है। तो फ्लड के कारण लोथल के जो लोग थे वो लोग एक नई जगह शिफ्ट हो गए जिसको रंगपुर नाम दिया गया था। तो ऐसा किसका कहना है, आर राव का कहना है, ऐसा उनको एविडेंस मिलते हैं। अब ये कहते हैं कि जैसे कि कोई घर है जहाँ पे लोग रह रहे हैं या दुर्ग है जहाँ पे हाई क्लास के लोग रह रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए दुर्ग को क्या करते थे, कच्ची ईंटों लगा के, रॉ ब्रिक्स यहाँ पे लगा के इनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाती थी। यहाँ पे हमको क्ले की पोट्रीज मिली हैं जिनको पेंट किया है। बेसिकली काला रंग और लाल रंग का यूज, रेड कलर का यूज ये लोग पोट्रीज को पेंट करने के लिए किया करते थे। यहाँ पे बोन और आइबरीज जो हाथी दांत होते हैं उसके ऑर्नामेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग देखने को मिलती है। एक घर मिलता है जिसमें 30 कमरे हैं, मतलब डबल स्टोरी मकान भी एग्जिस्ट किया करते थे इनके समय में। और राइस ब्रेन मतलब चावल की भूसी भी हमको रंगपुर से देखने को मिलती है। आप यहाँ पे आप समझिएगा इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इनके जो टाउन्स होते थे, मैंने कहा बड़े बड़े घर भी हुआ करते थे कुछ, तो जिसमें डबल स्टोरी मकान हुआ करता था, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, इनके जो घर थे वो ब्रिक्स के बने होते थे और ब्रिक्स जो है वो 4:2:1 के रेशियो में आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी ठीक है, ब्रिक्स देखने को मिलेगा। जनरली जो इनके टाउन प्लानिंग होती थी वो 2 स्टेज में होती थी। एक ऊपर हिस्सा होता था जिसको दुर्ग कहा जाता था और एक निचला हिस्सा हुआ करता था जहाँ पे साधारण जनता रहा करती थी। तो दो पार्ट्स में जो है इनके प्लानिंग देखने को मिलती है। लेकिन धौलावीरा एक जगह है जहाँ पर 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि जो हमारा सिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दुर्ग में हायर क्लास के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, व्यापारी वर्ग रहता था, और जो श्रमिक और दूसरे वर्ग जो रहते थे वो यहाँ पे लोअर क्लास ऐसे डिफाइन किया गया है, बस वो नीचे की तरफ रहा करते थे। यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग ज़्यादा थी, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड किया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो इनकी इकोनॉमी थी वो कैसी थी, एग्रियन थी, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड इनकी इकोनॉमी थी। और देख लेते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में। काफ़ी ज़्यादा डेवलप इनकी टाउन प्लानिंग मिलती है। उस समय की जितनी भी सिविलाइजेशन मिली उसमें सबसे उन्नत जो टाउन प्लानिंग है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर की कुछ ऊंचाई पर होते थे, जिसमें उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, जैसा कि मैंने कहा। और ये पक्की ईंटों के और कच्ची ईंटें भी मिलते थे। अब यहाँ पर जो सड़कें होती थी, जो रोड्स होती थी, वो रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे या समकोण पे इंटरसेक्ट करती थी। और इनका जो पैटर्न था वो ग्रिड पैटर्न पे घर बने होते थे। कैसे घर बने होते थे, ग्रिड पैटर्न पे घर बने होते थे। हर एक घर में आपको एक ग्रेनरी और एक बाथ देखने को मिलेगा। कुछ घरों में आपको कुएं भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कालीबंगा के किसी भी घर में हमको कुएं के साक्ष्य नहीं मिलते। बाकी अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के और दूसरी सिटीज में अगर हम बात करते तो हमको हर घर में कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत प्रॉपर था। घर के बाहर नालियां होती थी, छोटी छोटी जो नालियां होती थी वो बड़ी सी सीवेज में जाके मिलती थी।
नालियाँ जो होती थी वो ढकी हुई होती थी, दरवाजे जो होते थे वो बाहर की तरफ ना खुल के अंदर की तरफ खुलते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको कहाँ से पता चलता है, इनकी टाउन प्लानिंग से देखने को मिलता है। जैसे कि अन्न भंडारों के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बना के रखी हुई थी। कहीं कहीं पे बर्न्ड ब्रिक्स के साक्ष्य भी मिलते हैं कि ईंटों को जलाकर भी घर बनाते थे, मतलब पक्की ईंट। जल निकासी सिस्टम बहुत अच्छा था, हर एक घर में अपना एक आंगन और स्नानागार हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कालीबंगा में कुएं नहीं मिले, बाकी सभी जगह हमको कुएं के साक्ष्य मिलते कि घरों में कुएं होते थे। दिस इज द पिक्चर ऑफ द ग्रेट बाथ, जो कि स्नानागार के बारे में बात कर रहे हैं कि पब्लिक होता था ये, और यहाँ पे कोई भी रिचुअल के समय लोग नहाते थे। तो दिस इज द ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ये साइट है बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की, आप इसे देख सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा के लोग जो हैं वो जनरली नदियों के पास रहते हैं, तो उनके पास फर्टाइल लैंड है जहाँ पे ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर, जैसे कि वीट, बार्ले, मस्टर्ड है ना, इन सभी फसलों को ये प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है, कहीं कहीं पे हमें जैसे गुजरात के कुछ रीजन में हमें मिलेट प्रोडक्शन मतलब बाजरा के प्रोडक्शन के बारे में भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। चावल के बारे में भी आपको मैंने बताया साक्ष्य मिलते हैं। और ये लोग कॉटन की फार्मिंग किया करते थे, मतलब कपास की खेती किया करते थे, जिसके बाद इसके वो कपड़े वगैरह बनाने का काम भी किया करते थे। ठीक है, अब इमेज ऑफ बुल हैव बीन फाउंड ऑन द सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर। तो एक सील मिली है जिसमें बुल, बिना कुबड़ वाला बुल मिलता है, एक सींग वाला श्रृंगी मिलता है, उसके सील से यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ टेराकोटा की मूर्तियाँ भी हमको मिलती हैं। और आपको जैसे कि बताया कि खेतों से बैलों से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ सिंचाई के लिए इन लोगों ने बहुत प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम भी इनका पूरी तरीके से डेवलप था, क्योंकि नदियों के किनारे जनरली ये रहते थे, ज़्यादा खिंचाने की ज़रूरत इनको पड़ती, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत इनको पड़ती नहीं थी। अगली बात करें तो नहर, क्योंकि आज भी आप देखते हैं तो नहरों के ज़रिए जो है, कैनल्स के ज़रिए जो आज भी इरिगेशन किया जाता है। और ये लोग भी उस समय से इसको जानते थे कि हम इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, नहरों के ज़रिए कर सकते हैं। तो नहरों के साक्ष्य भी हमको जो है अफगानिस्तान में पाए जाने वाले हड़प्पन साइट से वहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये लोग बड़े पैमाने पे पशुपालन भी किया करते थे, मतलब डोमेस्टिकेट। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ट्रेडर्स रहते थे, जनरली जो हाई क्लास के लोग थे वो ट्रेडर्स थे, व्यापार। इनका व्यापार जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ भी हुआ करता था और मेसोपोटामिया के साथ, बेबीलोन के साथ भी हुआ करता था। ठीक है ना, बेसिकली जो मेन सेंटर माने जाते हैं आपके ट्रेड करने के लिए वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इन सभी जगह से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। साथ ही साथ ये इनकी जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग पे मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, आपको बार्टरिंग सिस्टम तो प्रेजेंट है, लेकिन चीज़ों को मापने तोलने के लिए आपको मेजरमेंट यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने बताया कालीबंगा से आपको जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसका मेजरमेंट टूल मिलता है। हड़प्पा से आपको आइबरी मतलब हाथी के दांत का जो है मेजर टूल वो मिलता है, आपको बोन्स के मेजर टूल मिलते हैं। यहाँ पे बेसिकली 16th का जो मल्टीपल था उसमें ये लोग मेजरमेंट के टूल को यूज़ करते थे। इन लोगों का जो नौवाहन या नेविगेशन सिस्टम है या फिर बहुत ज़्यादा डेवलप था, जो कि आपके यहाँ पे कोस्टल बाउंड्री पे लोथल वगैरह जो डॉकयार्ड था वहाँ पे था, और यहाँ से वो नाव के ज़रिए जो है वो ट्रेडिंग किया करते थे। तो ये सारे साक्ष्य भी हमको मिलते हैं यहाँ पर। बेसिकली लोथल, रंगपुर, ये सभी कौन है, तो ये सभी डॉकयार्ड जो हैं या फिर बंदरगाह जिनको आप बोल सकते हैं, वो हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां बसा के रखी हुई थी। दजला फरात नदियां मतलब मेसोपोटामिया, दजला फरात नदियों के किनारे ही तो आपको मेसोपोटामिया मिलता है, मिस्र का सभ्यता में देखने को मिलती है। तो उनके साथ भी इनके वाणिज्यिक संबंध और इकोनॉमिक प्रोसेस चलती थी। तो काफ़ी अच्छा उस समय इकोनॉमिक आपको देखने को मिलेगा। चलो अगली बात कर लेते हैं। ये कुछ पैमाने या मेजरमेंट टूल हैं। यहाँ पे कुछ सील हैं, आप देख सकते हैं। एक बुल का सील भी मिलता है, एक हाथी बना हुआ सील मिलता है, एक श्रृंगी बना हुआ जिसका बर्न हॉर्न है, तो ये सील भी हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ सील जो है वो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइड से मिलते हैं। अगर हम क्राफ्ट की बात कर लेते हैं तो जैसे कि आपको मैंने बताया इनको सजने संवरने का शौक था, तो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, सोने के भी, चांदी के भी, कॉपर के भी और ब्रोंज के भी। ठीक है, अब जैसे कि कॉपर चाहिए तो राजस्थान की जो खेतड़ी की माइंस है वहाँ से ये लोग कॉपर को इंपोर्ट किया करते थे, मतलब इंटर हमारे भारत के अंदर भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता था। ब्रोंज बनाना तो जानते ही थे, और ऐसा बोला जाता है कि टिन जो बेसिकली वो अफगानिस्तान से ये लोग लाते थे। फिर इनका निटिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप थी, तो वूल के और कॉटन के क्लॉथ्स बनाया करते थे, बड़ी बड़ी ईंटें बनाया करते थे।
ठीक है, जिनसे घड़ों को बनाया करते थे, पोट्रीज बनाते थे, उसमें भी आर्ट करते थे। किसी पोट्री पे गिलहरी बनाई है, तो किसी पे इन्होंने जो है वो शिप बनाई है। शिप बनाई है, इसका ये मतलब है कि ये लोग शिप से परिचित थे, तभी तो ट्रेडिंग अरेबियन सी से ये ट्रेड किया करते थे। बड़ी बड़ी हमें वीडिंग शॉप, मन के बनाने की जो है दुकानें, वो उनके साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, द हड़प्पन प्रैक्टिस बोट मेकिंग। बोट मेकिंग मतलब नाव बनाने की पद्धति जानते थे। बीड मेकिंग और सील मेकिंग पद्धति जानते थे। टेराकोटा का मैन्युफैक्चरिंग करना ये जानते थे। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो कीमती आभूषणों का निर्माण किया करते थे। ये सारे साक्ष्य हमको देखने को कहाँ पे मिलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं। ये वही ब्रोंज का स्टैच्यू है नाचता हुआ। ठीक है, ये कुछ पोट्रीज है जो रेड कलर की दिख रही है। ये वो ब्रेड वाला व्यक्ति है जिसका यहाँ पे दाढ़ी वाला व्यक्ति है। ये कुछ पोट्रीज है जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से इनका आर्ट और क्राफ्ट आपको देखने को मिलता है। कोई भी टेम्पल के एविडेंस लेकिन हड़प्पन साइट में नहीं मिलते हैं, है ना, कि मंदिर या मंदिर वगैरह बनाते हो, लेकिन मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं कि ये लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे, लेकिन कोई मंदिर के साक्ष्य हमको यहाँ से नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जाता है कि ट्रेडर्स पावरफुल थे, मर्चेंट्स पावरफुल थे, तो मर्चेंट्स का ही रूल जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ऐसा कुछ हिस्टोरियन का कहना है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। कुछ लोगों का कहना है कि लोग सभी इंडिपेंडेंट थे, खुशी खुशी रहते थे, कोई भी रूलर नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कोई ना कोई तो वर्ग जो है वो पुरोहित वगैरह जो है वो रूलर हुआ करते होंगे। तो अलग अलग साक्ष्य यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। आइए हम रिलीजन्स की बात करते हैं। ये पशुपतिनाथ का ही स्टैच्यू या सील है। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलो अगली हम बात करते हैं। तो टेराकोटा, यहाँ पे बेसिकली जो पूरी सोसाइटी थी, यहाँ पे फीमेल का स्टेटस बहुत अच्छा था, है ना। तो ये पूरा जो समाज था वो पैट्रियार्की को फॉलो ना करते हुए मातृ सत्तात्मक समाज था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ऐसा हमको कहाँ से मिलता है कि हमें कुछ सील मिलती हैं, जहाँ से एक लेडी है, उससे एक प्लांट निकलता हुआ दिख रहा है जिसको उर्वरकता की देवी माना जा रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हमको क्या मिला? एक प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वुमेन्स वॉम्ब, ये हमको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे फीमेल की कंडीशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये लोग जो है अब प्रकृति पे, हमारे नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे कि बारिश होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से नेचर की भी पूजा करते थे। पीपल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा किया करते थे। तो लिंग पूजा किया करते थे। पशुपतिनाथ का पूजा किया करते थे। तो टेराकोटा की हमें बहुत सारी फीमेल का स्टैच्यू भी देखने को मिलता है, जहाँ से जिससे हमें पता चलता है कि फीमेल की कंडीशन क्या रही होगी। जैसे कि मिस्र के लोग जो है वो नाइल रिवर की पूजा करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि नील की देन ही जो है मिस्र है। तो ऐसे ये लोग भी जो है वो पृथ्वी की पूजा किया करते थे कि यहीं से तो हमें क्या है, फर्टिलाइजर हो रहा है, यहीं से तो फार्मिंग हो रही है जिससे हम खा पा रहे हैं। तो ज़मीन की, पृथ्वी की पूजा भी किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। फिर यहाँ पे पशुपतिनाथ के बारे में हमको मिलता है कि एक देवता है जिनकी एक तरफ हाथी है, एक तरफ वन साइड जो है एलिफेंट है, एक तरफ टाइगर है, एक तरफ राइनो है, एक तरफ बफेलो है। तो ये लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और पशुपतिनाथ के बारे में हमको एक सील यहाँ पर देखने को मिलती है। लिंग पूजा के साक्ष्य हमको मिलते हैं, पेड़ों की पूजा के साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ताबीज के एविडेंस हमको ये मिलते हैं। इसका मतलब ये लोग जादू टोना पे भी बिलीव करते थे। ये भी हमको एविडेंस मिलता है कि ये लोग जादू टोना पे बिलीव करते थे। और इनको जो जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई तो दफनाने का प्रक्रिया क्या है? तो या तो पूरे इंसान को दफना दो, नॉर्थ टू साइड साउथ डायरेक्शन में उनको रख के दफना देते थे, या फिर जलाने का एविडेंस भी मिलता है कि बॉडी को वो बर्न कर देते थे, और जो पोट्रीज होती थी उसमें राख को या ऐश को रख देते थे। तो दोनों साक्ष्य हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इतनी बड़ी सिविलाइजेशन विच इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे ये डिक्लाइन हो गई, कैसे इसका पतन हो गया। तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग यहाँ पे मतभेद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन ने इन्वेजन किया जिसके कारण ये चले गए। कुछ लोग कहते हैं अर्थक्वेक आया था। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी हमला हुआ था। तो अलग अलग एविडेंस हमको मिलते हैं अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई, इसका पतन हो गया। सो आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हुई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था और कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर।